नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं आपका होस्ट दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। आज का हमारा फोकस है भारत की एरोस्पेस सेल्फ रिलायंस में एक बड़े कदम HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट पर, जो कि एक इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ड प्लेटफॉर्म है जो अब हमारी अगली पीढ़ी के एयर वॉरियर्स को ट्रेन करेगा। और फिर बात करेंगे भारत के इंडिजिनसली डेवलप्ड मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी MCPS की। ये क्या है, इसका क्या महत्व है और ये विश्व स्तर पर क्यों भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही जानेंगे आर्म्ड UAV आर्चर NG के विकास का अर्थ हमारी आर्म फोर्सेस के लिए क्या है। और अंत में माई टेक में मैं साझा करूंगा पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पर एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव और उसके रीजनल फॉलआउट पर मेरा अपना विचार। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल डिफेंस हेडलाइंस पर। एस्टोनिया और साउथ कोरिया ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत एस्टोनिया K239 चेनमो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स खरीदेगा। इस समझौते से एस्टोनिया के रक्षा उद्योग में कई करोड़ यूरोस का सीधा निवेश आने की उम्मीद है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 2 एडवांस फास्ट पेट्रोल वेसल ICG शिप अजीत और ICG शिप अपराजित को लॉन्च किया है। लगभग 320 टन वजन वाले ये जहाज बेहतर मनूवरेबिलिटी और प्रोपल्शन एफिशिएंसी से लैस हैं, क्योंकि इसमें कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स लगे हुए हैं, जो भारत में इस श्रेणी के जहाजों में पहली बार इस्तेमाल किया गया है। अब बात उस कहानी की जो वाकई में इंडियन इनोवेशन को नई ऊंचाई तक ले जाती है, पूरे 32,000 फीट समुद्र तल के ऊपर। भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटीज के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने अपने इंडिजिनसली डेवलप्ड मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम यानी MCPS का सफल कॉम्बैट फ्री फॉल जंप परीक्षण पूरा किया है। क्या है इसका अर्थ, आइए समझते हैं। ये टेस्ट जंप इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट जंपर द्वारा 32,000 फीट की ऊंचाई से की गई, जो इस मेड इन इंडिया सिस्टम की एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और एडवांस डिजाइन का प्रमाण है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अनुसार MCPS अब भारतीय आर्म्ड फोर्सेस में उपयोग होने वाला एकमात्र ऑपरेशनल पैराशूट सिस्टम है जिसे 25,000 फीट से भी ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है, जो हाई एल्टीट्यूड कॉम्बैट और स्पेशल ऑपरेशंस के लिए एक रणनीतिक बढ़त प्रदान करता है। इसे ADRDE आगरा और DEBEL बेंगलुरु ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस सिस्टम में एडवांस टैक्टिकल फीचर्स शामिल हैं, जैसे लोअर रेट ऑफ डिसेंट और इनहैंस स्टीयरिंग कंट्रोल, जिससे पैराट्रूपर सुरक्षित रूप से डिप्लॉय होकर सटीक दिशा निर्देशन के साथ ठीक टारगेट लोकेशन पर लैंड कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टि से MCPS को भारत की अपनी NAV-IC सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से इंटीग्रेट किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यह सिस्टम कभी भी विदेशी GPS नेटवर्क पर निर्भर नहीं रहेगा, जिससे हॉस्टाइल कंडीशंस या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के दौरान भी सिक्योर और अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस संभव होंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार MCPS की सफलता से भारत की इंपोर्टेड पैराशूट सिस्टम्स पर निर्भरता कम होगी, मेंटेनेंस टर्नअराउंड घटेगा और वॉर टाइम कंटिंजेंसी के दौरान सिस्टम की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित रहेगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने
इसे भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी में एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बताया है। वहीं डीआरडीओ चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने इस सफलता के लिए टीम को बधाई देते हुए कहा, यह भारत की एरियल डिलीवरी सिस्टम्स में सेल्फ रिलायंस की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस समय डिफेंस डायनेमिक्स के स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है, ब्रिगेडियर नीलेश भनोट। ये 21 पैरा एसएफ के अधिकारी रहे हैं, ऑफिसर रहे हैं और भारत के गिने चुने कॉम्बैट फ्री फॉलोअर्स में इनका नाम शुमार होता है। ये वो ऑफिसर है जिन्होंने 30,000 फुट से भी छलांग लगाई है और जो नया पैराशूट ये जो डीआरडीओ ने हाल ही में बनाया है, इसके बारे में ये थोड़ा बताएंगे और ये खास तौर से ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसको समझाएंगे। तो ब्रिगेडियर नीलेश भनोट, आपका डिफेंस डायनेमिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मैंने कहा कि ये जो इमेज है इसके बारे में अगर आप थोड़ा समझा दें दर्शकों के लिए तो। थैंक यू दानवीर। दानवीर, एक जो मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। एक तो है कैनोपी या जो पैराशूट पैराशूट होता है, रिजर्व पैराशूट होता है, आपके कॉम्बैट लोड होता है, आपकी जो इंसुलेटेड सूट होता है, क्योंकि आप माइनस 30-40 डिग्री में आप वहां पर पैराशूट खुलता है आपका 30,000 फीट पे, तो इंसुलेटेड सूट होता है, आपका वेपन होता है, आपका लोड होता है ना। जो ये फोटोग्राफ है इसमें जो आपको दिख रहा है, एक तो वो जो डीआरडीओ लिखा हुआ है वो मेन कैनोपी है, वो पैराशूट है मेन। उसके बाद सबसे प्रोमिनेंट दिख रहा है ये जो पैराट्रूपर ने इंसुलेटेड सूट पहना हुआ है जो कि आपको ठंड से बचाता है। इसके हेलमेट में आपको नाइट विजन माउंटेड दिख रहा है, आपके ऑक्सीजन सिस्टम है जो कि साइड में यहां पर कनेक्टेड है। बाकी साइड में यहां पर ऑक्सीजन बॉटल्स होती हैं जो कि अभी यहां पर इतनी क्लियरली दिख नहीं रही है। साथ में ही वहां पर आप देख रहे हैं एक गोल पैराशूट है जिसको हम बचपन से हम लोग देखते आए हैं, है ना। एक पैराशूट की जब तस्वीर देखते हैं तो वही आता है दिमाग में। तो वो जो पैराशूट है वो यूज किया जाता है जब लार्ज बॉडी ट्रूप्स की, सोल्जर्स की लार्ज बॉडी ड्रॉप करते हैं तो वो गोल छतरी यूज करते हैं। लार्ज बॉडी यानी कि कोई पैरा बटालियन या पैरा ब्रिगेड जिसमें बहुत सारे सैनिकों को ड्रॉप किया जाता है, तो लगभग कितने जहाजों का इस्तेमाल होगा इसमें? हाँ, तो वो कितने ट्रूप्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको 50 से लेकर 75 जहाज की आवश्यकता पड़ेगी। और वो भी वो जहाज जिनके अंदर 20 से लेके 50 और 100 तक की नफरी जो है आती हो। तो इसके बारे में और बात करते हैं वीडियो वॉल की मदद से। ठीक है, ये वीडियो वॉल पे एक यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और ये एक स्टिल फोटोग्राफ है। तो वीडियो में जैसे एक इन्होंने पैराशूट खोला है तो इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये थोड़ा बताएं कि इस फोटोग्राफ में हमें क्या दिख रहा है। ओके दानवीर, सबसे पहले इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं ये मेन कैनोपी है जो कि पैराट्रूपर के पीठ पर है। इसी के अंदर मेन और नीचे रिजर्व कैनोपी होती है। ये इसका हेलमेट है। हेलमेट में ये नाइट विजन या किसी भी टाइप की विजन गॉगल्स लगाने के प्रोविजन है। प्रोटेक्टिव ग्लासेस है। ये ऑक्सीजन मास्क है जो कि यहाँ पर साइड में ऑक्सीजन बॉटल्स आती हैं, उसमें इसका कनेक्शन होता है। ये रेडियो सेट है जिसका कनेक्शन इनकी हेलमेट में है। वो स्काई डाइव के दौरान और पैराशूट खुलने के बाद भी वो अपने अलग दूसरे जो पैराट्रूपर साथ में जंप कर रहे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन में रहते हैं। जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है वो है इनके टांगों के बीच में करीब 45 किलो का लोड जो कि यहाँ पर ऐसे टांगों के बीच में आता है। और इस लोड में क्या क्या होता है बेसिकली? इस लोड के अंदर जो भी ये एक छोटी टुकड़ी है जो कि एनिमी लाइंस के पीछे ड्रॉप कर रही है, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है ऑपरेशन के लिए, जिसमें उनका एमिनेशन, खाना, पानी, मेडिकल, क्लोथिंग, ये सब कुछ उस पैक के अंदर आता है। 30 से 40 किलो, टिपिकली 30 से 40 किलो कम से कम ये लोड होता है। इसके अलावा सोल्जर का वेपन है, जैसे आप उस क्लिप में देख रहे हैं, एक बैरल दिख रही है उसकी बैरल दिख रही है। वो साइड में क्लियरली उस क्लिप में आप देख सकते हैं पैराट्रूपर का वेपन कैसे कैरी होता है। तो ये तो पूरे लोड्स लेकर हम जंप। इसमें एक ब्रिगेडियर, आई वुड लाइक टू नो कि जब आप 30-32 हज़ार की ऊंचाई से नीचे जंप लगा रहे हैं तो
आपकी स्पीड तो एक्सेलरेट हो रही है, कितना होता है 9 पॉइंट सम मीटर्स पर सेकंड करेक्ट की स्पीड होती है। तो आप कुछ ये ऐसा नहीं होता कि आप जब जैसे ही आपने जंप किया और फिर आपकी स्पीड बढ़ती ही गई, वैसा नहीं है। एक्चुअली आफ्टर अबाउट अ फ्यू थाउजेंड फीट क्या होता है, आप टर्मिनल वेलोसिटी हिट कर जाते हैं, आपकी स्टीप बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस आपकी स्पीड स्टेबलाइज हो जाती है। तो जब आप पैराशूट खोलते हैं तो उसमें तो बहुत झटका लगता होगा, जैसे ये एक पहले लाल सा कुछ एक छोटा सा पैराशूट निकला, फिर जो ये लाल सा पैराशूट निकला है वो उसको बोलते हैं पायलट शूट। वो आप बिकॉज पूरा पैराशूट एक साथ खुलेगा तो वो बहुत झटका लगेगा। तो ये पायलट शूट पहले निकलता है, इसके अंदर हवा भरती है, ये हवा भर के जो मेन पैराशूट है उसको ये खींच के बाहर फिर धीरे धीरे खुलता है। वो बिल्कुल झटका लगता है, लेकिन इतना भी झटका नहीं है कि आदमी की ये जैसे कि ये इसने ये खोला, ये खोल दिया और ये पैराशूट इसका ये देखिए ये एंड अभी के कॉम्बैट फ्री फॉल की बात हुई, एक नॉर्मल पैराशूट भी होता है जो गोल छतरी, जो कि आम लोगों ने देखा भी होगा। तो उसमें और इसमें क्या अंतर है बेसिकली? देखिए दानवीर, ये जो पैराशूट है जो फ्री फॉल कैनोपी है जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जब हवा भर जाती है तो एक ये रिजिड विंग के जैसे काम करता है। इसका फायदा ये है कि इसको आप एक ग्लाइडर के तौर पर आप बन जाते हैं पैराशूट खुलने के बाद, इससे आगे जा सकते हैं। हाँ, तो जैसे 1 फीट ड्रॉप हुआ तो डिपेंडिंग कि आप कौन सा पैराशूट यूज कर रहे हैं, 1 फीट ड्रॉप के बाद आप उसके साथ साथ कुछ फीट आप आगे मूव करते हैं, और साथ में अगर पीछे से आपके फेवरेबल विंड्स हैं, हवा आपकी फेवरेबल है, आपके साथ है, तो आप कई किलोमीटर अंदर दुश्मन के इलाके में आप इन्फिल्ट्रेट करके जा सकते हैं। कितने किलोमीटर लगभग? डिपेंड करता है 2-3 चीजों पे, आपकी पैराशूट की क्षमता क्या है, आपकी जो कैनोपी है उसका क्या ग्लाइड रेशियो है, मतलब कि 1 फीट ड्रॉप के साथ नील विंड्स में वो कितना आगे बढ़ता है। कुछ 3 फीट बढ़ते हैं, कुछ 5 फीट बढ़ते हैं, कुछ 6 फीट बढ़ते हैं। ओके, करेक्ट। दूसरा इसके साथ डिपेंड करता है कि आपके पीछे से हवा आपका कितना साथ दे रही है। मान लो आपके पीछे एक 50 किलोमीटर पर आवर की हवा अगर साथ है तो आपको ज्यादा तो आपको कहीं आगे, आप अनुमान लगा सकते हैं करीब 50 से 70 किलोमीटर तक तो आप तो ये सारी कैलकुलेशन पहले हो जाती है कि कहां ड्रॉप करना है और हमें कहां जाना है। आप सारी कैलकुलेशन पहले करते हैं पॉइंट ऑफ ड्रॉप इन द एयर, कि हवा में आपको कहां जहाज छोड़ेगा, वो पहले ही डिसाइड हो जाता है। मीटेरोलॉजिकल डेटा मिलता है आपको, हवा का पैटर्न, एवरेज, वो आप एक कोन कैलकुलेट करते हैं, अकॉर्डिंगली फिर आप अपना ड्रॉप पॉइंट, और दुश्मन के पीछे जाकर आप उतरते हैं और फिर दुश्मन के पीछे वाली जो कार्रवाई है फौजी, उसको अंजाम देते हैं। तो ये थे ब्रिगेडियर नीलेश बनोट, 21 स्पेशल फोर्सेस के जाबाज। आगरा के आसमान से लेकर भविष्य के बैटलफील्ड्स तक मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम के साथ भारत की ये तकनीकी छलांग एक स्पष्ट संदेश देती है, सेल्फ रिलायंस इज इंडियाज न्यू एल्टीट्यूड। हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40 या HTT-40 एक एबिनिशो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, यानी उड़ान सीखने वाले कैडेट्स के प्रशिक्षण की पहली सीढ़ी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया ये फुल्ली एरोबैटिक टेंडम सीट टर्बो ट्रेनर इंडियन एयरफोर्स की प्राइमरी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। टेक ऑफ से लेकर टाइट टर्न्स तक इसे इस तरह बनाया गया है कि रुकी पायलट्स को मॉडर्न कॉम्बैट की कठिन चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। इस सप्ताह HAL ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। HTT-40 सीरीज प्रोडक्शन का पहला विमान टेल नंबर TH-4001 ने HAL बेंगलुरु फैसिलिटी से अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। HAL ने इस उपलब्धि को अपने ऑफिशियल X हैंडल पर साझा करते हुए लिखा, पहला HTT-40 सीरीज प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट टेल नंबर TH-4001 जो आने वाली पीढ़ी के युवा योद्धाओं को प्रशिक्षण देगा, आसमान में उड़ान भर चुका है। इसके साथ ही भारत का इंडिजिनस ट्रेनर अब प्रोडक्शन फेज में प्रवेश कर चुका है।
और यह अब IAF फ्लीट में इंपोर्टेड बेसिक ट्रेनर्स की जगह लेगा। इस समय भारतीय वायुसेना अपने बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए पिलेटस PC-7 एयरक्राफ्ट का उपयोग कर रही है। 2014 में HAL ने HPT-32 दीपक ट्रेनर को फेज आउट कर दिया और उसके बाद ये नई व्यवस्था अपनाई। इंडियन एयरफोर्स को कुल 181 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में उसके पास 75 पिलेटस PC-7 एयरक्राफ्ट मौजूद है और शेष 106 अब HTT-40 से पूरी की जाएंगी। HTT-40 को हनीवेल 12B टर्बोप्रॉप इंजन शक्ति प्रदान करता है, जो पावर और रिलायबिलिटी का आदर्श संयोजन है। इसमें मॉडर्न एवियोनिक्स और ग्लास कॉकपिट है, जिसमें शामिल हैं इंडिजिनस रेडियो और स्टैंड बाय कम्युनिकेशन सिस्टम्स, VOR ILS और टैक्टिकल नेविगेशन सिस्टम यानी TACAN, रेडियो अल्टीमीटर और आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो यानी IFF यंत्र तथा इंटीग्रेटेड स्टैंड बाय इंस्ट्रूमेंट ISIS भी इस एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में शामिल है। इसके अलावा कॉकपिट की एयर कंडीशनिंग, हॉट रिफ्यूलिंग, क्विक पायलट चेंज ओवर और 0-0 इजेक्शन सीट्स जैसी विशेषताएं इसे वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनाती हैं। FAR 23 स्टैंडर्ड्स पर निर्मित ये विमान सेफ्टी, एजिलिटी और इकोनॉमी का बेहतरीन संतुलन प्रस्तुत करता है, जो किसी भी ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए आवश्यक है। तो HTT-40 के अंदर कौन सी ऐसी आधुनिक प्रणालियां हैं और उसका कॉकपिट कैसा दिखता है, आइए जानते हैं और समझते हैं इस वीडियो वॉल के जरिए। सबसे पहले इस तस्वीर पर हम अपनी नज़र डालते हैं। ये तस्वीर लगभग उसी के कॉकपिट से मिलती जुलती है, यानी HTT-40 का कॉकपिट भी कुछ इसी प्रकार से होगा, जिसके अंदर डिजिटल और एनालॉग दोनों किस्म के यंत्र लगे हैं। एक तरीके से ओवरले है, अगर रिडंडेंसी है, अगर एक किस्म का यंत्र फेल होता है तो दूसरा यंत्र उसको रिप्लेस कर सकता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे आला हैं, कौन से ऐसे यंत्र हैं जो इसको बहुत ही मॉडर्न एयरक्राफ्ट की श्रेणी में लेके जाता है। तो सबसे पहले VOR यानी कि VHF ओमनी डायरेक्शनल रेडार और यंत्र आधारित लैंडिंग प्रणाली, ये दो अलग अलग चीजें हैं। सबसे पहले VOR का मतलब होता है कि जहाज को एक निर्धारित स्थान पर लेकर आना, और एक बार जब वो स्थान पर पहुंच जाता है, उस इलाके में पहुंच जाता है, तो फिर उसको लैंडिंग कराना। तो लैंडिंग कराने के लिए ये ILS सिस्टम होता है। दूसरी चीज जो इसमें लगी है वो है TACAN। ये एक नेविगेशन सिस्टम है, टैक्टिकल नेविगेशन सिस्टम, जो लड़ाई के दौरान बगैर किसी इंटरफेरेंस के जहाज को टैक्टिकल नेविगेशन की सलाहियत प्रदान करता है। तो ये लड़ाकू जहाज़ों में एक बहुत अहम उपकरण लगा हुआ है और लगा होता है, और इसका प्रशिक्षण HTT-40 देगा। फिर तीसरी चीज़ जो है वो रेडियो अल्टीमीटर है। ये फ्लाइट सेफ्टी से जुड़ा हुआ यंत्र है। ये हर समय जहाज की क्या स्थिति है जमीन को लेकर कि जमीन से जहाज कितना ऊपर है, ये स्थिति पायलट को निरंतर बताता रहेगा। और ये खास तौर से पहाड़ी इलाकों में कोई दुर्घटना ना हो जाए उस के लिए बहुत ही ज़्यादा सहयोगी साबित होता है। और लास्ट में फ्रेंड और फो का आइडेंटिफिकेशन, यानी मित्र और शत्रु की पहचान प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एयर स्पेस बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड है, बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, और उसमें कौन सा जहाज दुश्मन का है, कौन सा हमारा अपना है, वो पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अदरवाइज। लेकिन इस यंत्र से ये चीज़ बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाती है। और लास्ट में एकीकृत बैकअप यंत्र प्रणाली, यानी कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि बैकअप प्रणालियां भी ज़रूरी हैं। अगर एक किस्म की प्रणाली खराब होती है तो उसका एक बैकअप होना ज़रूरी है। इस माह की शुरुआत में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने HAL नासिक फैसिलिटी में HTT-40 की सेकंड प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही LCA तेजस मार्क 1 अल्फा की थर्ड प्रोडक्शन लाइन भी शुरू की गई। उन्होंने तेजस मार्क 1 अल्फा की पहली यूनिट को फ्लैग ऑफ किया और HAL से आग्रह किया कि वह नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट
अनमैन्ड सिस्टम्स और सिविल एविएशन के क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बने। रक्षा मंत्री ने HAL को भारत के डिफेंस सेक्टर की बैकबोन बताया और आत्मनिर्भर भारत के एरोस्पेस विजन को साकार करने में इसकी भूमिका की सराहना की। अब जबकि HTT-40 का प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल चुका है और इंडियन एयरफोर्स इसे इंडक्ट करने के लिए तैयार है, भारत ने पायलट ट्रेनिंग में सेल्फ सफिशिएंसी की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा लिया है। डिजाइन बोर्ड से लेकर रनवे तक ये विमान इंडिजिनस इनोवेशन और इंडियन इंडस्ट्री के आत्मविश्वास का प्रतीक है। HTT-40 केवल एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि भारत की सेल्फ रिलायंस की उड़ान का प्रतीक है और अब अगली पीढ़ी के एयर वॉरियर्स आकाश में उड़ान भरेंगे तो उनके पंख होंगे मेड इन इंडिया। DRDO से आई है एक बड़ी खबर। भारत के इंडिजिनस मेल UAV आर्चर NG ने अपनी पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी की। यह ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन के क्षेत्र में भारत का एक सेल्फ रिलायंस पुश है और एक बहुत बड़ा कदम भी। DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने आर्चर NG को उड़ाया है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यानी मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो भारत के होम ग्रोन ड्रोन प्रोग्राम्स को एवोल्यूशनरी अपग्रेड देता है। यह सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म सफल ग्राउंड और हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल्स के बाद लिफ्ट ऑफ हुआ, जिससे स्ट्रक्चरल, इंजन और फ्लाइट कंट्रोल वैलिडेशन का एक प्रमुख चरण पूरा हुआ। जारी की गई स्पेसिफिकेशंस के अनुसार आर्चर NG को मेल क्लास परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसी इंड्योरेंस जो कई घंटों तक बनी रहे और पेलोड कैपेसिटी जो सैकड़ों किलोग्राम्स तक पहुंचे। यह इसे परसिस्टेंट सर्वेलेंस और आने वाले समय में वेपनाइज्ड रोल के लिए उपयुक्त बनाता है। यह फ्लाइट प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर और एवियोनिक्स की वैलिडेशन का प्रमाण है। अब अगला चरण है एनवेलप एक्सपेंशन ट्रायल्स और पेलोड इंटीग्रेशन ताकि ये मल्टी मिशन रोल निभा सके। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE ने यूनिफाइड ग्राउंड कंट्रोल स्टेशंस को भी प्रदर्शित किया जो आर्चर वेरिएंट्स और अन्य मेल सिस्टम्स को एक साथ ऑपरेट करने में सक्षम होगा। यह कोऑर्डिनेटेड सर्विलेंस और स्ट्राइक मिशंस के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर सिद्ध होगा। मेडन फ्लाइट के साथ ही आर्चर NG अब इंटेंसिव टेस्ट कैंपेन में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा चरण जो भारत को अपनी इंडिजिनस कॉम्बैट केपेबल मेल UAV फ्लीट के और करीब ले जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, लेकिन अभी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन के कई चरण बाकी हैं। हम आर्चर NG के वेपन ट्रायल्स और सर्विस इवैल्यूएशन की हर प्रगति पर नजर बनाए रखेंगे और आप डिफेंस डायनेमिक्स पर नजर बनाए रखिए। ड्यूरेंट लाइन एक बार फिर से खूनी रंग में रंग चुकी है। जो शुरुआत में क्रॉस बॉर्डर स्कर्मिशेस थी, अब वो बदल चुकी है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2021 में तालिबान की वापसी के बाद सबसे तीव्र टकराव में। चाहे वो काबुल के ऊपर हवाई हमले हों या तालिबान के रिटेलिएटरी असॉल्ट्स, लगभग 250 से अधिक मौतों की खबरें आई हैं। अब ये केवल बॉर्डर फ्लेयर अप नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल ट्रेमर है जो पूरे क्षेत्र को झकझोर सकता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे क्या कारण है? सबसे पहले है TTP का नेक्सस। पाकिस्तान का आरोप है कि काबुल तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के आतंकियों को शरण दे रहा है। तालिबान इसे नकार रहा है, लेकिन इस्लामाबाद के एयर स्ट्राइक्स इस अविश्वास को गहराई से दिखाते हैं। और दूसरा है ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट, जो 100 साल से भी पुराना एक सीमा विवाद है। काबुल ने आज तक इस सीमा को मान्यता नहीं दी। पाकिस्तान द्वारा लगाई गई फेंसिंग ने पश्तून असंतोष को और भी भड़का दिया है। और फाइनली एक स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन। कभी इस्लामाबाद को तालिबान
की राइज में स्ट्रेटेजिक विन दिखाई देती थी, लेकिन आज वही पाकिस्तान एक हॉस्टाइल वेस्टर्न फ्रंटियर और फिर से सक्रिय टीटीपी से जूझ रहा है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजनल इंप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे पहला, भारत के लिए एक ओपनिंग। पाकिस्तान के काबुल पर घटते प्रभाव के बीच भारत के लिए अवसर है। ये अफगानिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को फिर से सशक्त कर सकता है। दूसरा, चाइनीज डिलेमा। ये संघर्ष चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बीजिंग की बेल्ट और रोड एम्बिशन को खतरे में डालता है। गवादर और काबुल के आसपास की अस्थिरता चाइनीज लॉजिस्टिक्स के लिए एक बुरी खबर है। और फाइनली, ग्रेट पावर कंपटीशन। रशिया द्वारा तालिबान को रिकॉग्नाइज करना और अमेरिका का बैग्राम एयरबेस में रुचि दिखाना यह संकेत है कि साउथ सेंट्रल एशिया में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन फिर से तेज हो रहा है। यह मामला केवल बॉर्डर पोस्ट और एयर स्ट्राइक्स का नहीं है, ये पुरानी स्ट्रेटेजिक अजम्पशंस के टूटने का संकेत है। पाकिस्तान की तथाकथित स्ट्रेटेजिक डेप्थ डॉक्ट्रिन अब बिखर चुकी है। दूसरी ओर अफगानिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रहा है, यहां तक कि भारत के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, जिससे इस्लामाबाद में गहरी बेचैनी हो चुकी है। और जैसे जैसे दोनों देश अपनी स्थिति पर अड़े हैं, वैसे वैसे ISKP और TTP जैसे आतंकवादी संगठन इस क्योस का लाभ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि अब आगे क्या? क्या पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान दोनों के साथ टू फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट का जोखिम उठाएगा? क्या तुर्की और कतर जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ी ड्यूरेबल सीजफायर करने में सफल होंगे? और क्या भारत अपनी अफगान आउटरीच को इस बदलते फॉल्ट लाइंस के बीच रिकैलिब्रेट कर पाएगा? इसी के साथ हम डिफेंस डायनेमिक्स के इस एपिसोड के अंत में आ गए हैं। आप अपने विचार #DD with दानवीर के साथ सोशल मीडिया पर जरूर साझा करें। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।